जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। और ये वही क्वेश्चन हैं जो हर साल पेपर में जो पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो वही क्वेश्चन हम करेंगे। ये 60 क्वेश्चन हैं जो हम लोग डेली कर रहे हैं। डेली 60 क्वेश्चन करेंगे। 10-10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होंगे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के और 10 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक लाइन देख लेते हैं कि साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें। साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, बी कोल्डिहवा, सी महगढ़ा, डी गुफकराल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महगढ़ा। ऑप्शन नंबर सी, महगढ़ा। तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो इस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हथनौरा, बी पंचमढ़ी, सी पटने और ऑप्शन नंबर डी है संगनकल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हथनौरा। ऑप्शन नंबर ए हथनौरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कुपगल, बी कुफकराल, सी बुर्जहोम, डी उतनूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुफकराल। ऑप्शन नंबर बी कुफकराल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी गुजरात, बी असम, डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या धातु युग काल, या मध्य पाषाण काल, या पुरापाषाण काल। सी नंबर है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। डी नंबर है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या पुरापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा पाषाण कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1955 से 56 में, 1957 से 58 में, 1954 से 55 में, 1953 से 54 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 से 1958 में। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी 1957 से 1958 में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है मौर्य वंश
के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्ह की वजह से प्रसिद्ध हैं, या मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। सी नंबर है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। डी नंबर है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो भीमबेटका के शैलाश्रय किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो किस तारे की स्थिति का पता लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंटारी, सी उर्सा मेजर का कोने का तारा, डी सीरियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीरियस। ऑप्शन नंबर डी सीरियस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? कब दिखाई देगा? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2061 में, 2055 में, 2075 में, या 2070 में। तो हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब 2061 में दिखाई देगा। आगे देखते हैं कब दिखाई दिया है। तो नोट है, हाईली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है पृथ्वी से, वो भी नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार कब दिखाई दिया गया था? 1986 में देखा गया था। अब कब देखा जाएगा? 2061 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 13 है। क्वेश्चन नंबर है, एक प्रसिद्ध तारामंडल, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा तारामंडल है जिसे शिकारी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कैसियोपिया, ड्रेको, ओरियन, या अर्सा मेजर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओरियन। ऑप्शन नंबर सी ओरियन तारामंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ओरियन विश्लेषण है, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रह, बी खगोलीय पिंड, सी तारे, और डी है तारामंडल। तो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारामंडल। क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेंतियर का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जॉर्ज लेमेंतियर का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग सिद्धांत से, विद्युत धारा की खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से, या सौर प्रणाली की खोज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग के सिद्धांत से, महाविस्फोटक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? आकाशगंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है, सर्पिलाकार है, या अंडाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्पिलाकार है। तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा नाम दिया गया है जिसका 80% आकार कैसा है? सर्पिला है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इस आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? ऑप्शन है शर्मिष्ठा, लुब्धक, सप्तऋषि, या कालपुरुष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्तऋषि। क्या है? तारामंडल नहीं है, सप्तऋषि तारामंडल नहीं है, लुब्धक तारामंडल नहीं, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुब्धक। ऑप्शन नंबर बी लुब्धक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुब्धक। लुब्धक तारामंडल नहीं है, बल्कि ये आकाशगंगा में स्थित सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुब्धक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो ऑप्शन नंबर है क्रिस्टल, ठोस, द्रव, या द्रव्य। तो उसे क्या नाम दिया वैज्ञानिकों ने? उसे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं द्रव्य। क्या कहते हैं हम उसे? द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा के निकटतम कौन सी है गैलेक्सी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डवार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, डवार्फ सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी या पिनव्हील गैलेक्सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। पॉइंट है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है या देवयानी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस गोल्ड के द्वारा, जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा, डॉक्टर एलन संडेंसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेमेंथियर ने 1927 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कब? 1927 में, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो ऑप्शन ए है संप्रभुता, सी अखंडता, बी लोकतंत्र, डी संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघवाद, ऑप्शन नंबर डी संघवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? ऑप्शन है संघवाद, विचारशील लोकतंत्र, तानाशाही या सर्वसत्तावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघवाद, ऑप्शन नंबर ए संघवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? ऑप्शन है राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, बी है सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, डी बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा बहुस्तरीय सरकार संघ, बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस निर्माण ने किस निर्णय किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद या शंकरी वाद या गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीवाद। तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीवाद ने। केशवानंद भारतीवाद के कुछ पॉइंट हैं कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कब हुआ? 1973 में हुआ। इसी के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहा कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? सिर्फ संसद, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना, ऐसा संशोधन ना करे जो उसके मूल ढांचों में कोई क्षति पहुंचे। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचता है, यानी कि जो पहले मूल या जो नियम बनाए गए हैं उन पर कोई क्षति पहुंचती है, उन पर कोई हानि होती है, तो वो हमारे जो नियम बनाया जाएगा वो न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवि अगला पॉइंट है, केशवानंद भारती का ही पॉइंट है, संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1948 को, 8 मार्च 1945 को या 7 दिसंबर 1947 को।
तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी 1946 में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांत प्रतिनिधि, 93 देशी रियासत, 292 प्रांतों के थे, 93 देशी रियासत से थे और 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। अगला है पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा एच सी मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई है, प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1947 को, या 26 नवंबर 1946 को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान का निर्माण करने में कितना वक्त लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस कार्य में लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पॉइंट हैं, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान में कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 26, कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? भारत का संविधान क्यों गणतांत्रिक है? क्योंकि इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इनमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, सी है इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, डी है इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है शासक राजा या रानी होती है, बी है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, सी है राज्य का प्रमुख लोगों को द्वारा परोक्ष से चुना जाता है, डी है वो दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। अगला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र से सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण आर है भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में एक अपना संविधान है, ये दोनों ही सही है। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, परंतु आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्निहित लागत। क्या कहता है? अंतर्निहित लागत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और के मध्य का संबंध है। किसके मध्य का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों से, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों से संबंध है। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? ऑप्शन ए निर्यात, बी जनसंख्या वृद्धि, सी पूंजीगत माल, डी आयात।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है इष्टतम लाभ, बी विनियतम लाभ, सी असामान्य लाभ, डी सामान्य लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असामान्य लाभ। असामान्य लाभ। अगला क्वेश्चन है वो उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पावधि व उत्पादन क्या कहलाता है? अल्प अवधि उत्पादन। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन में संबंधित है। ऑप्शन ए 1, बी सी 4, बी 2, डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो ऑप्शन है कमीशन, श्रम, संपत्ति कर, बैंकिंग। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर सी संपत्ति कर। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी प्लस एल प्लस सी वाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है माइक्रो सी प्लस आई प्लस सी वाई। अगला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण में उपभोग फलन कुछ उपभोग और के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर बी सकल राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फसल के समय, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, जलवायु के लिए। तो किस लिए मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फसल उत्पादन से संबंधित है ये त्यौहार। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाख का त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं। ये जो है अप्रैल महीने में वैसाख की प्रथम तिथि को वैसाखी पर्व मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 ईस्वी में रखी 1699 ईस्वी में रखने की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है वृंदावन, बी पुरी, सी सोमनाथ, डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरी में। ऑप्शन नंबर बी पुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी मतलब उड़ीसा में किया जाता है। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ किसे संबंध भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों की स्थापना किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी की बनी होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण ब्राह्मण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी असम। तो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अबतानी जनजाति, हूण जनजाति, मोपना जनजाति या अंगामी जनजाति। तो इसके किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोपना जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय होसर त्यौहार मुख्य रूप से मोपना जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन कितने दिन 3 दिन का त्यौहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
47 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा में, बी गुजरात में, सी उड़ीसा में, डी उत्तराखंड में। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। कुछ पॉइंट हैं। तो सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। ये फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला ये मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, ये निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पर्व है? तो किस राज्य का ये पर्व है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी सी मणिपुर, बी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम का। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। कुछ पॉइंट हैं। दिल के आकार के एंथूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर ये एंथूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्षय तृतीय, बी पोंगल, सी वैशाखी, डी उगादि या युगादि। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो सुगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? फ्रांस का, जापान का, न्यूजीलैंड का या ब्राजील का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, जापान का ये सुगात्सु पर्व है। तो सुगात्सु जिसे जिसे ओगोत्सु भी कहा जाता है, ये 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला नववर्ष त्यौहार है। ये त्यौहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ये गलत है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो निम्न में से कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक पहले पोषी से के स्तर पर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 54 नंबर है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसली खेत। ऑप्शन नंबर डी, फसली खेत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे पत्ती पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा में लगभग 10% को अवशोषित करता है। ये ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में डी गलत है, क्योंकि हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये ऊर्जा भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है ऑप्शन मृदा, बी सूक्ष्म जीव, बी कवक, डी कीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है कुछ पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक में वायु, वर्षा, खनिज और मिट्टी आती हैं। जैविक घटक में कवक, सूक्ष्मजीव, कीट, पौधे, जानवर, मनुष्य आदि ये जैविक घटक हैं। ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशक, बी अम्लीय धुआं, सी कार्बन कालिख का जमा होना, ग्रीन हाउस गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक कीटनाशक। पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषी स्तरों पर कुछ रासायनिक पदार्थों या विषाक्त पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। इस जैविक
इसे जैविक आवर्धन भी कहा जाता है। ऐसे संदूषक भी भारी धातु, पारा, आर्सेनिक और कीटनाशक पदार्थ जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और डीडीटी होते हैं, जिन्हें रासायनिक कीटनाशक के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? स्टार्च के, ग्लाइकोजन के, प्रोटीन के या वसा के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के। अधिकांश स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा का उपयोग मिट्टी से पानी और हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक पोषक तत्व में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है शैवाल लाइक और ग्लाइकेन, बी प्रोटोजोआ और लाइकेन, सी शैवाल और प्रोटोजोआ, डी जीवाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण जीव समूह जीवाणु और कवक हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के मृत जैविक कचरों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करके विघटित कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैविक उपचारण, बी जैविक ऑक्सीकरण, सी जैविक अपचयन, डी जैविक आवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक आवर्धन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।